हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले चैप्टर में हमने जनसंख्या के संबंध में अध्ययन किया। यह चैप्टर भी जनसंख्या के ही संबंध में है। जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसा कि हमको ज्ञात है कि जनसंख्या के अंतर्गत हम विभिन्न घटकों का अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या के अंतर्गत लिंगानुपात की क्या स्थिति है, आगे हम चर्चा करेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। जनसंख्या के अंतर्गत स्त्रियों की जनसंख्या कितनी होती है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अंतर्गत शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अंतर्गत वर्किंग पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या की क्या स्थिति है, या वृद्धों की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, या और बहुत सारी प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, अन्य बहुत सारी बातों का अध्ययन करते हैं। आज हम जनसंख्या के इन्हीं घटकों को, इन्हीं प्रवृत्तियों को लेंगे और इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने लिंगानुपात की बात की, लिंगानुपात क्या होता है? हमारे देश में लिंगानुपात का तात्पर्य होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। हालांकि विश्व के कुछ देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है, लेकिन कुछ देशों में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। लिंगानुपात हमारी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। लिंगानुपात के अध्ययन के माध्यम से हम इस बात का पता लगाते हैं कि एक जनसंख्या के एक विशेष भाग की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत में लिंगानुपात से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि भारत में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक दशा क्या है। स्त्रियों में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, स्त्रियों के प्रति समाज का नजरिया कैसा है, स्टीरियोटाइप है कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है कि कैसा है। प्रिय छात्रों, हम समाचार पत्रों में बहुत सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुनते हैं। जैसे राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सुनते हैं। वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बहुत निम्न स्तर तक पहुंचा देता है। कन्या भ्रूण हत्या हमारी स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को दर्शाता है। हमारी स्त्री जनसंख्या के प्रति हमारी नकारात्मक सोच, हमारी परंपरागत सोच, हमारी रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। इसलिए लिंगानुपात के अध्ययन के माध्यम से हम इन सारी स्थितियों का पता लगाते हैं। विश्व में लिंगानुपात के मामले में सबसे अच्छी स्थिति अगर किसी देश में देखने को मिलती है तो लाटविया की मिलती है। इसके अतिरिक्त कतर एक ऐसा देश है जहां पे लिंगानुपात की खराब स्थिति है। वहां पे 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर मात्र 311 स्त्रियों की संख्या हमें प्राप्त होती है। विश्व का औसत 102 पुरुषों पर 100 स्त्रियों का है। विश्व औसत उतना बुरा नहीं है। कुछ देशों में लिंगानुपात सकारात्मक प्राप्त होता है, विशेष रूप से विकसित देशों में 139 देश ऐसे हैं जहां लिंगानुपात स्त्रियों के फेवर में है, स्त्रियों के लिए सकारात्मक है, और बाकी जितने भी देश हैं वहां लिंगानुपात की खराब स्थिति है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया के देश, साउथ एशिया के देश ऐसे देश हैं जिनमें भारत हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इत्यादि देश ऐसे देश हैं जहां पे लिंगानुपात की खराब स्थिति हमें प्राप्त होती है। और विकसित देश जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे लिंगानुपात बेहतर है, और अमेरिकन देशों में भी लिंगानुपात की अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं साक्षरता की।
जनसंख्या के अंतर्गत साक्षरता का अध्ययन करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि साक्षरता, लिटरेसी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षरता के माध्यम से ही हम अपनी तरक्की कर सकते हैं, हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, हम अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति विकसित कर सकते हैं। साक्षरता ही निर्धारित करता है कि किसी समाज के, किसी जनसंख्या का स्तर क्या है, उसके विकास का स्तर क्या है, उसके तरक्की का स्तर क्या है और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, कि विकास का स्तर क्या है। भारत में साक्षरता दर लगभग 74% के आसपास है। साक्षरता के माध्यम से ही हम एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग ग्रामीण जनसंख्या होता है और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शहरी जनसंख्या होता है। वास्तव में ग्रामीण और शहरी के बीच में अंतर करना उतना आसान नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से हम यह मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां लोगों की आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधि होती है। छात्रों, आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि और तृतीयक आर्थिक गतिविधि। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खनन, वानिकी इत्यादि चीजों को प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधि विशेष रूप से विनिर्माण से संबंधित होता है। विनिर्माण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कच्चा माल के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। विनिर्माण, याद रखना, विनिर्माण द्वितीयक आर्थिक गतिविधि है। तृतीयक आर्थिक गतिविधि विशेष रूप से सेवा क्षेत्र को तृतीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग, पर्यटन, परिवहन और बहुत सारी चीजें। तो जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वह अपने आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में प्राथमिक आर्थिक क्रिया का संपादन करती है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी जीविका प्राप्त करती है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में जैसा कि मैंने बताया, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, वानिकी, खनन और बहुत सारी चीजें। लेकिन जो शहरी जनसंख्या होती है वह गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करती है। गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों में द्वितीयक आर्थिक गतिविधि या तृतीयक आर्थिक गतिविधि शामिल हो सकता है। द्वितीयक आर्थिक गतिविधि में जैसा कि मैंने बताया, विनिर्माण या सेवा क्षेत्र के माध्यम से शहरी जनसंख्या अपना जीविकोपार्जन करती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में भी विभेद होता है। ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर कम होता है और शहरी जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर ज्यादा होता है। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जहां विकसित देशों की बात की जाए तो विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। विकसित देशों में हमेशा पुरुषों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है और शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा मिलती है। इसका मूलभूत कारण यह है कि विकसित देशों के जो शहर हैं वह हमारे देश के शहर की तरह नहीं है। हमारे देश के शहरों में बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं के अकेले रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनको अकेला रहना कठिन है हमारे देश के शहरों में। लेकिन विदेशों में वह स्थिति नहीं है। विदेशों में
रोजगार, स्त्रियों के लिए रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हैं, उनके सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उनके सुरक्षा की बहुत सारी व्यवस्था की गई है। इस वजह से विकसित देशों में शहरी जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के माध्यम से कृषि ही आर्थिक क्रियाकलाप होता है, जिसमें स्त्रियां पूरी तरह से उपयुक्त नहीं होती हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में क्या स्थिति है? भारत जैसे विकासशील देशों में शहरी जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है। इसका मूलभूत कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष आर्थिक अवसरों की खोज में प्रवास कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, शहरों में निवास करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे घटक हैं जिनका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।